हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। बच्चों, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म दो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ पर एक तो आपको कैलकुलेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना पड़ेगा, सेकंड जो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट होते हैं उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा कैलकुलेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है, ये कैसे कॉन्सेप्ट आया, जो एक्सप्लेन होगा और स्टेट एक्सपेरिमेंट के द्वारा। साथ ही साथ बेटा सेकंड हमें जो पढ़ना है वो है बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ के हेल्प से बच्चों हम डिटर्मिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं और वो हम यहाँ से सीख लेंगे। फिर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके डायरेक्शन के लिए बच्चों हम राइट हैंड थंब रूल भी यहाँ पर सीखेंगे। चलिए, सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट करंट को समझने के लिए आपको वेक्टर प्रोडक्ट आना चाहिए। वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए आना चाहिए बिकॉज इस चैप्टर में मैक्सिमम जितने फॉर्मूले हैं वो सब क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड है। तो अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है तो आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके लिए कॉन्सेप्ट ईजी हो जाएगा। तो एक बार छोटा सा रिकैप ले लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट का। बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो वेक्टर प्रोडक्ट में आपको जो रिजल्टेंट मिलता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई एक वेक्टर ए है, उसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं वेक्टर बी के साथ, तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। और जो यहाँ पे कंडीशंस हैं वो कंडीशन ये है कि ये रिजल्टेंट वेक्टर परपेंडिकुलर होगा हमारे फर्स्ट वेक्टर के साथ, और हम ये भी बोल सकते हैं बच्चों कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होगा हमारे सेकेंड वेक्टर के साथ भी। क्लियर है? अब इसी क्रॉस प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ये भी आपका एक रिजल्ट हो गया। अब यहाँ पर जो नोट करके रखने वाली बात है जो हमें याद होनी चाहिए वो ये कि ए क्रॉस बी बच्चों, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। बट हम ये बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो बराबर हो जाएगा बी क्रॉस ए के। तो बात ये आती है कि सर ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर क्यों नहीं होता? तो बच्चों, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में हमको डायरेक्शन अपोजिट मिल जाती है। डायरेक्शन कैसे अपोजिट मिलेगी इस बात को समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर ए है और एक बी वेक्टर हमारा थीटा एंगल पर है, एक बी वेक्टर हमारा थीटा एंगल पे है। तो अगर बच्चों बी वेक्टर हमारा थीटा एंगल पे है तो उस समय हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमें ए क्रॉस बी का डायरेक्शन चाहिए, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन चाहिए, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन आएगा वो ए की तरफ आप फिंगर को करो और बी की तरफ आप कर्ल करो। उस समय जो थंब की डायरेक्शन होगी दैट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर यहाँ से आप देखो ए से बी की तरफ कर्ल करने पर थंब की डायरेक्शन आउटवर्ड आ रही है, तो मैं यहाँ पर डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा आउटवर्ड। इट मीन्स कि जो आउटवर्ड है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डॉट के साथ। सिमिलरली बच्चों, अगर इसी में मैं बोल दूं बी क्रॉस ए वेक्टर बताओ, तो बी क्रॉस ए के लिए जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन आएगा, तो पहला वेक्टर तो हमारा बी हो गया, तो बी के साइड हमने फिंगर को किया और कर्ल किया सेकेंड वेक्टर ए की तरफ। तो जब हम ऐसे करेंगे तो थंब हमारा अंदर जाएगा। अब अगर हमारा थंब अंदर जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर ये इनवर्ड है, और इनवर्ड को बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस के साथ। क्लियर है? अब अगर मान लो आपको कोई एक वेक्टर ए वेक्टर ऐसे दे दिया और दूसरा वेक्टर आपको, सपोज दैट आपको दूसरा वेक्टर बी वेक्टर आपको यहाँ पे डॉट में दे दिया और आपसे बोल दिया कि ए क्रॉस बी बताइए, तो बेटा ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी, रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी, वो आप ऐसे फाइंड करोगे, ए की तरफ आप फिंगर करोगे, बी आउटवर्ड है तो बी की तरफ आप फिंगर को कर्ल करोगे। जब आप फिंगर कर्ल करोगे तो आपकी जो थंब की डायरेक्शन होगी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो आप यहाँ पे राइट लिख दोगे क्योंकि राइट डायरेक्शन में आपका थंब आ रहा था। ए पे आपने फिंगर किया, बी की तरफ बी आउटवर्ड था, तो बी की तरफ आप जब फिंगर कर्ल करोगे तो राइट हैंड इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये छोटी छोटी बातें अगर आपको पता है तो आप उसके यूज से डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड भी इजीली फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं बच्चों आगे का टॉपिक, और अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। बच्चों, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट आया कैसे?
तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को सैन ओरेस्टेड द्वारा ही एक्सप्लेन किया गया था। ये एक्सप्लेनेशन कैसे आया होगा? तो सबसे पहले कंडीशंस की आई कि बेटा सैन ओरेस्टेड एक फिजिसिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने रिजल्ट बताया। कैसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया? उन्होंने बोला, कुछ बातें इंपॉर्टेंट बताई। उन्होंने सबसे पहले बोला कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो बेटा यहाँ पे जो नेट चार्ज होगा दैट इज 0। इसका मतलब करंट कैरिंग जो वायर है वो हमारा न्यूट्रल होगा। अब सर न्यूट्रल कैसे होगा? क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो बेटा इलेक्ट्रॉन फ्री है, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कोई भी कंडक्टर है उसमें जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे। बस कंडीशन यहाँ पे ये है कि इसके इलेक्ट्रॉन फ्री है जो कि चार्ज कैरियर की तरह काम कर रहे हैं और करंट इसमें ड्रॉन कर रहा है। क्लियर है? जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो यहाँ से ओवरऑल क्या हो गया? ये न्यूट्रल ही होगा। अब बच्चों यहाँ पर ये जो करंट आई है, ये करंट आई जब इस पे फ्लो कर रहा है तो इन्होंने बोला कि अगर नेट चार्ज 0 है तो इस वायर के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अराउंड में वो भी कैसी होगी? 0 होगी। अब ये तो ठीक है, आपने बता दिया, बट कुछ लोग इसको नहीं मान रहे थे। उन्होंने बोला और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, हमें एक्सप्लेन करके बताओ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो इन्होंने बोला कि अगर मैं कोई क्यू चार्ज यहाँ पर रेस्ट में ले लेता हूँ और इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ। बेटा ये जो स्पेस था, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, ये ग्रेविटी फ्री स्पेस था। कैसा था? ग्रेविटी फ्री स्पेस था। अब ग्रेविटी फ्री स्पेस होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस पे एक्ट नहीं करेगी, बट यहाँ पर जब रेस्ट चार्ज को रखा गया तो ये हुआ कि भाई ये रेस्ट चार्ज अगर अपनी पोजीशन पे है, अगर मान लो सपोज दैट यहाँ पे है, अगर ये अपनी पोजीशन पे है, इसका मतलब इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही है या फिर इसकी नेट फोर्स 0 है। तो कंडीशन ये आई कि जब चार्ज को रखा गया रेस्ट पर तो देखा गया इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर अगर किसी चार्ज को रखते हैं तो उस पर एक क्यूई फोर्स लगती है, बट यहाँ पर तो नहीं लगी। इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो नहीं लग रही है क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इस तरह समझाया, बट लोगों ने थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट लाने को बोला और उन्होंने बोला कि और किसी तरीके से एक्सप्लेन करिए, अगर मैं चार्ज को फेंकूं तो क्या होगा। तो हुआ ये, उन्होंने कहा चलो फेंक के देख लो। तो फेंक के देखने पर यह हुआ कि अगर कोई क्यू चार्ज को v वेलोसिटी से फेंका तो उन्होंने देखा कि रिजल्ट में ये जो चार्ज है ये कहीं ना कहीं इधर डेविएट हो गया। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि चार्ज तो डेविएट हो गया, इसको तो तुमने सीधा सीधा फेंका। जब चार्ज को सीधा फेंका तो भाई इसको सीधा जाना चाहिए था, बट ये किधर चला गया? ये तो डेविएट हो गया अपने पाथ से। अब डेविएशन का जो कारण आया, यहाँ पे जो डेविएट हुआ, डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, तो ये पाथ से डेविएशन जो हुआ इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इस पर फोर्स लगी होगी, क्योंकि ये स्पेस भी कैसा था? ग्रेविटी फ्री स्पेस था, तो ग्रेविटी तो लगेगी नहीं। तो अगर ये ग्रेविटी फ्री स्पेस था तो बच्चों यहाँ पर कौन सी फोर्स लगी होगी जिसकी वजह से ये डेविएट हुआ? तो कंडीशन ये आई कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है इस वजह से लगा। बट ओरेस्टेड का ये कहना कंफर्म था, उन्होंने ये बात कंफर्म कह दी थी कि भाई नेट चार्ज 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो नहीं लगेगी। बट फिर भी ये डेविएट हो गया। तो उन्होंने रीजन पूछा और लोगों ने रीजन पूछा कि भाई रीजन बताओगे फिर क्यों डेविएट हो गया। तो अब ये जो डेविएशन का रीजन था इसके लिए सब परेशान हो गए कि डेविएशन का रीजन है क्या। तो हुआ ये बच्चों कि ये बोला ओरेस्टेड ने कि ये देखो डेविएशन हो रहा है, बट मैं ये कंफर्म कर रहा हूं कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से नहीं हो रहा। तो कुछ लोगों ने बोला कि अच्छा ये नहीं हो रहा इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, मतलब इस वायर की वजह से नहीं हो रहा। तो ओरेस्टेड का इनिशियल स्टेटमेंट ये था कि इस करंट कैरिंग वायर की वजह से ये डेविएट नहीं कर रहा। बट एक्चुअल में जब लोगों ने इसको और अच्छे से परफॉर्म किया तो पता चला कि नहीं, ये करंट कैरिंग वायर की वजह से ही कर रहा है। अच्छा कैसे परफॉर्म किया होगा? बेटा लोगों ने क्या किया, ये जो वायर था जिसमें आई करंट जा रहा था, इसमें क्या किया इन्होंने, इस आई को 0 कर दिया, मतलब बैटरी वगैरह से इसको हटा दिया और करंट नहीं जा रहा है। उन्होंने बोला कि अगर क्यू चार्ज को अब मैं v वेलोसिटी से फेंकता हूं तो ये चार्ज अपने पाथ को डेविएट नहीं करेगा। और एग्जैक्टली यही हुआ
कि जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ तो यहाँ पर देखा गया कि कोई डेविएशन नहीं आया। अब भाई जो रेस्टेड थे वो तो परेशान हो गए कि यार हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स तो ज़ीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो ये डेविएट कर क्यों रहा है, किस रीज़न से कर रहा है? भाई करंट कैरिंग वायर से ही कर रहा है, ये कंफर्म हो गया, क्योंकि जब करंट नहीं जा रहा था, जब यहाँ पे करंट नहीं जा रहा था उस समय इसको फेंकने पर कोई डेविएशन नहीं दिखा, और जब पहले की समय पे करंट जा रहा था तो ये डेविएट हो रहा था, करंट की डायरेक्शन अपोजिट करने पर ये अपोजिट डेविएट हो रहा था। तो अब हुआ ये कि इसके पीछे का कोई रीज़न होगा, उस रीज़न को ढूंढने के लिए लोग लग गए। उस समय के टाइम पर ये होता था ना बच्चों कि जो भी एक्सपेरिमेंट या जो भी बातें नहीं आती थी उस पर सभी लोग लग जाते थे, सभी एक्सपेरिमेंट करने लगते थे, सब अपने अपने रिजल्ट को देखते थे कि क्या वो मैच कर रहा है, क्या वो सेटिस्फाइड है। अगर सेटिस्फैक्ट्री मिलती थी तो वो चीज़ लॉ में आ जाती थी, वो चीज़ साइंस में आ जाती थी। तो जनरली क्या हुआ कि जब साइंटिस्ट इस पर लग गए तो ओरेस्टेड भी उस समय इसको परफॉर्म कॉन्टिन्यूसली करते रहे। लगभग साल 2 साल उन्होंने कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म किया और उन्होंने एक करंट कैरिंग वायर लेकर के कभी चार्ज को इधर से इधर फेंका, कभी चार्ज को बेटा इस साइड से इस साइड फेंका, और हर समय वो डेविएशन का ऑब्जर्वेशन करते रहे और उस ऑब्जर्वेशन को कैलकुलेट करते रहे। इनिशियली जब वो ये कर रहे थे तब तो उन्होंने इतना नहीं सोचा था, बट बाद में उन्होंने ये देखा कि ये जो डेविएशन हो रहा है, यहाँ पर जो चार्ज का डेविएशन हो रहा है, कभी इधर हो रहा है कभी इधर हो रहा है, तो जो भी चार्ज का डेविएशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये कुछ मैग्नेटिक फोर्स टाइप का है, क्योंकि मैग्नेट के द्वारा भी जो फोर्स लगती है उसको भी चेक करने की उन्होंने कोशिश की। और वहाँ से उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चों एक बार परफॉर्म करके चेक करना चाहा और उन्होंने एक करंट कैरिंग वायर के अप्रॉक्स मतलब आसपास नियर लाके एक मैग्नेटिक नीडल रख दिया। क्या रख दिया बच्चों? मैग्नेटिक नीडल रख दिया। अब जब उन्होंने ये मैग्नेटिक नीडल रखा तो उन्होंने देखा कि ये मैग्नेटिक नीडल अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो गई। अब जैसे ही इसमें डिफ्लेक्शन शो किया उनका दिमाग घूमा और उन्होंने सोचा कि भाई ये मैग्नेटिक नीडल तो मैग्नेट की बनी है और मैग्नेट को हिलाने के लिए मैग्नेटिक फोर्स चाहिए। इसका मतलब कि ये जो करंट कैरिंग वायर है ये कहीं ना कहीं अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर ये कह सकते हो कि एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से इस मैग्नेटिक नीडल पर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। तो यहाँ से बच्चों कॉन्सेप्ट आया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। ये कंफर्म हो गया कि ये जो करंट कैरिंग वायर है इसकी वजह से सराउंडिंग में कोई ना कोई कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है, और उस मैग्नेटिक इफेक्ट का कारण ये हो सकता है कि ये अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। बट एक बात कंफर्म हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है वो भी बच्चों जीरो है। बट हो क्या गया? हो ये गया कि यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इट डज नॉट इक्वल टू जीरो, इट डज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी जो कि इसको इफेक्ट डाल रही थी। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि जो करंट कैरिंग वायर होता है बच्चों वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ से ये देख लीजिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये कॉन्सेप्ट आ गया। एन इलेक्ट्रिक करंट produces magnetic effect in space around the conductor called strength of magnetic field or simply called magnetic field। strength का इनिशियली मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो इंटेंसिटी से, इंटेंसिटी से, ठीक है भाई। अलग अलग जगह पे उसकी इंटेंसिटी अलग अलग होगी, उसकी स्ट्रेंथ अलग अलग होगी। क्लियर? अब ये जो ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट था उन्होंने इस बात को मैग्नेटिक नीडल से किया था, तो उन्होंने एक्सप्लेन भी कहीं ना कहीं मैग्नेटिक नीडल के द्वारा किया। कैसे एक्सप्लेन किया? ये तो इनको रिजल्ट मिल गया, उन्होंने ये तो कॉन्सेप्ट बता ही दिया कि भाई ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी जीरो है, मेरी बात सही थी। क्लियर है? तो अब ये जो कंडीशन आई ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट का, ये कैसे उन्होंने परफॉर्म किया होगा? तो बच्चों उन्होंने परफॉर्म ऐसा किया होगा कि मान लीजिए यहाँ पर कोई बैटरी या सेल है और उस सेल से हम यहाँ से एक वायर को ऐसे लेके जाएं, तो बेटा यहाँ से आई करंट निकलेगा और आई करंट इसमें जाएगा। मान लो आई करंट जा रहा है साउथ टू नॉर्थ, आई करंट जा रहा है साउथ टू नॉर्थ। तो बेटा उस समय अगर मैग्नेटिक नीडल को इसके पैरेलल इसके नीचे रखा जाए तो ये मैग्नेटिक नीडल वेस्ट की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जा रही थी। किधर डिफ्लेक्ट हो जा रही थी? वेस्ट की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जा रही थी।
और जब इसी केस को रिपीट करके बोला गया भाई नॉर्थ टू साउथ अगर करंट की डायरेक्शन आ रही है तो यही मैग्नेटिक नीडल बच्चों ईस्ट की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जा रही थी। यहां से एक रूल भी बनाओ जिसको आप आगे चल के पढ़ोगे, किताबों में भी पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, स्नो रूल, जिससे साउथ टू नॉर्थ, स्नो रूल का भी मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं। यहां पे डिफ्लेक्शन हुआ बेटा वेस्ट की डायरेक्शन में। तो यहां से इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, चलिए पढ़ लेते हैं। व्हेन करंट वाज अलाउड टू फ्लो थ्रू अ वायर प्लेस्ड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, भाई ये वायर और ये एक्चुअली ऐसे रखा हुआ है, मैग्नेटिक नीडल इधर है, वायर में करंट ऐसे जा रहा है, तो इसका डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा आएगा, मतलब वेस्ट डायरेक्शन में। साउथ टू नॉर्थ जाएगा तो वेस्ट डायरेक्शन में। अगर मैं ऐसे डायरेक्शन बना दूं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो बेटा जब साउथ टू नॉर्थ करंट जाएगा तो डिफ्लेक्शन किधर होगा, मैग्नेटिक नीडल भी ऐसी रखी थी, मैग्नेटिक नीडल भी आपकी ऐसी ही प्लेस थी, क्लियर। तो ये नीडल इधर की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, क्लियर है। फिर इन्होंने ये देखा कि व्हेन करंट वाज रिवर्स्ड थ्रू द वायर द नीडल वाज फाउंड टू डिफ्लेक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द अर्लियर केस, मतलब कि जो पहले वाला केस था उस केस में वेस्ट में डिफ्लेक्ट हो रही थी, तो जब उन्होंने करंट के डायरेक्शन को देखा तो उस समय ये डिफ्लेक्शन किधर दिखा, हमें ईस्ट की डायरेक्शन में देखा। यहां से इन्होंने अपने कंक्लूजन को सामने लाया और बताया। बट एक्चुअली क्या हुआ, इन्होंने ये सब तो बता दिया बट ये कैलकुलेशन नहीं बता पाए, ये नहीं बता पाए कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के द्वारा अगर किसी पॉइंट पर मैं पूछूं कि कितनी इंटेंसिटी होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो बेटा ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि अब नहीं कर पाए होंगे भाई, उनकी कैलकुलेशन वगैरह उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, बट वो जनरली इस चीज को बता नहीं पाए। अब बाकी साइंटिस्ट, आइए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बायो-सेवर्ट लॉ। बच्चों दो साइंटिस्ट थे और उन्होंने एक साथ मिलकर के हमें कैलकुलेशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया, और जब वो एक साथ मिलके बताए तो यहाँ पर जो लॉ उनके नाम से आया वो बायो-सेवर्ट लॉ आया। यहाँ पर बच्चों दो फिजिसिस्ट थे, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से इन्होंने बताया क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, उसमें से आई करंट जा रहा है, तो मैं इस वायर के थ्रू, कंप्लीट वायर के थ्रू किसी पॉइंट P पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ये नहीं बता सकता। बट उन्होंने बोला कि अगर मैं किसी करंट कैरिंग वायर का एक एलिमेंटल पोर्शन कट कर लेता हूं DL लेंथ का, तो इस DL लेंथ में जो करंट जा रहा होगा उसको एलिमेंटल करंट आप बोल सकते हो, दैट इज IDL। उस करंट के द्वारा, उस DL लेंथ के द्वारा किसी पॉइंट P पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, ये वो एक्सप्लेन कर सकते थे। और उन्होंने कई बार इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और परफॉर्म करके उनका जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को हम लोगों को एक्सप्लेन किया। एक्चुअल में बेटा ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट 100% एक्सपेरिमेंटल था। इसका मतलब कि यहाँ पर जो भी बातें बताई जाएंगी वो कई बार एक्सपेरिमेंट करके उसको परफॉर्म किया गया, ऑब्जर्व किया गया और फिर उसका रिजल्ट हमें बताया गया, उसका रिजल्ट हम आगे पढ़ते आ रहे हैं। तो कंडीशन क्या थी कि ये 100% एक्सपेरिमेंटल था और ये वैलिड किस पे था, वैलिड बाय एलिमेंटल चार्ज, या फिर आप ये बोल सकते हो एलिमेंटल करंट। एलिमेंटल करंट, सर एलिमेंटल करंट का मतलब क्या हो गया, एलिमेंटल करंट का मतलब कि स्मॉल लेंथ DN पर, स्मॉल लेंथ DL पर जो करंट जा रहा है उसको हम एलिमेंटल करंट बोलेंगे। और ये एलिमेंटल करंट बच्चों IDL से लिखा जाता है और ये IDL 100% आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, तो डायरेक्शन बच्चों इसकी होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, क्या बोल सकते हो आप, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो भी करंट की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में आप आइडियल करंट को भी लोगे, स्मॉल एलिमेंटल करंट को भी सेम डायरेक्शन में लोगे। क्लियर। अब इन्होंने बताया क्या, पहले पढ़ लेते हैं फिर इसको इजीली समझा दूंगा मैं आपको। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट DL carrying a current I at a point P distance R from the element is directly proportional to, main important point है, directly proportional to IDL
एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। सर ये समझ में नहीं आया। अब इसको समझने के लिए थोड़ा ऐसे देखो कि अगर बच्चों मान लीजिए यहाँ पर एक वायर है जिसमें आई करंट जा रहा है। अब हुआ क्या, पूरे वायर के द्वारा तो ये नहीं बता पा रहे थे, तो इन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे एक एलिमेंटल पार्ट कर रहा हूँ DL, जिसकी जो डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन में होगी, इसमें जो करंट होगा वो I होगा, तो यहाँ पे हम एलिमेंटल करंट IDL बोल सकते हैं। अगर इस एलिमेंटल करंट से R डिस्टेंस की दूरी पर अगर कोई पॉइंट P मेंशन किया जा रहा है तो इस P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो स्मॉल एलिमेंटल करंट के द्वारा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगी, दैट इज dB। अब इन्होंने बोला कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट एलिमेंट मतलब IDL के। फिर इन्होंने बोला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन फ्रॉम द आइडियल एलिमेंट टू दैट पॉइंट। इट मीन्स कि अगर ये वाला कॉन्सेप्ट दिखता है तो आप बच्चों बोल सकते हो कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रहा है। किसको ओबे कर रहा है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब बात आती है कि सर इनवर्स स्क्वायर लॉ से क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जिसकी रेंज लॉन्ग होती है, लॉन्ग रेंज का जो होता है, जिसकी रेंज आप अप्रॉक्सीमेट इनफाइनाइट बोल सकते हो, ऐसे केस में आप इनवर्स स्क्वायर लॉ वैलिड करते हो। और ये कब होगा? जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन होगा। क्लियर है? यहां से एक और बात इन्होंने देखी, इन्होंने देखा कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब बात ये आती है कि सर ये साइन थीटा के साथ ही क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं जैसे कॉस थीटा है उसके साथ क्यों नहीं है? तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि जब इस वायर के नियर पैरेलल जब फेंका जा रहा था चार्ज को, क्लियर, तो उसमें कोई डेविएशन बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा था। जैसे जैसे इसको हम एंगल के फॉर्म में करते गए, एंगल बढ़ाते गए, तो एंगल बढ़ाने पे डेविएशन ज़्यादा दिखने लगा। तो हुआ ये कि ये जो थीटा है, जो वायर आइडियल के साथ आर का थीटा, ये आर एक पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल सकते हो, इसका जो थीटा ये है, ये थीटा जैसे जैसे इंक्रीज होता गया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखने लगी, डेविएशन ज़्यादा दिखने लगा। तो यहाँ से इन्होंने साइन थीटा दिया। सर ज़्यादा दिखने लगा इसका मतलब नहीं समझ में आया भाई, ये इंक्रीज हो रहा है तो वो क्यों ज़्यादा दिख रहा है, कैसे पता चलेगा? तो भाई ये तो एक्सपेरिमेंटल था कि ज़्यादा दिख रहा था, मैग्नेटिक फील्ड डेविएशन ज़्यादा हो रहा था, बट हम ये कंडीशन लगा सकते थे कि एंगल किसका बड़ा होगा। एग्जैक्टली हम ये बोल सकते हैं कि अगर कॉज और साइन की बात करें तो cos 0 की वैल्यू आपको 1 मिलती है और cos 90 की वैल्यू आपको 0 मिलती है। इसका मतलब cos के केस में एंगल बढ़ाने पे वैल्यू कम हो रही है, बट साइन के केस में अगर साइन 0 से आप आगे की ओर बढ़ते हो तो साइन 90 पे आपको 1 मिलता है और साइन 0 पे आपका 0 होता है। इट मीन्स कि हमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना था जिसका एंगल इंक्रीज करने पर उसकी वैल्यू भी इंक्रीज करे। इस वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा बोला गया। अब बच्चों जब इसको कंबाइंड किया इन्होंने dB को, तो इट इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आया, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या आया कांस्टेंट? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। साथ में बेटा IDL साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये हमारा आ गया बेटा बायो-सेवर्ट लॉ का कॉन्सेप्ट, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, ये है तो आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये, क्लियर। बट इसको और कैसे समझेंगे? एक्चुअली यहाँ पर ये जो म्यू नॉट लिखा है इसका मतलब होता है परमेबिलिटी। ये क्या है? परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस आप बोल सकते हो, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब बच्चों अगर आपको याद हो फर्स्ट चैप्टर में जब आप कूलॉम्स लॉ पढ़ रहे थे तो वहां पे आपको एप्सिलॉन नॉट दिखा था। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होता था, वैसे ही म्यू नॉट आपका परमेबिलिटी होता है और इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम है, जो मीडियम की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। इसके बारे में अभी हम लोग और भी डिस्कस करेंगे, बट पहले अभी आप देख लो
कि dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आइडियल से, dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² से, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा से, और जब इसको कंबाइन करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज म्यू नॉट अपॉन 4 इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं, जिसमें म्यू नॉट जो हमारा है वो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। क्लियर हो गई ये बात? हाँ, ये लॉ कहाँ पे वैलिड है? ये लॉ वैलिड है एलिमेंटल करंट के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? एलिमेंटल करंट के द्वारा। अभी भी इस पूरे वायर के द्वारा नहीं बताया गया है, इन्होंने बताया किससे था? एलिमेंटल करंट से। अब बात आती है कि सर हमें पूरे वायर से चाहिए, इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो बेटा उसके लिए आप इंटीग्रेट का यूज कर सकते हो। इंटीग्रेशन से आप आइडियल 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 सब जोड़ोगे, सारे मैग्नेटिक फील्ड जुड़ेंगे और जोड़ करके आपको एक कंप्लीट रिजल्ट मिल जाएगा, नेट रिजल्ट मिल जाएगा इस पॉइंट पी पर। क्लियर है? तो ये बात थी बायो-सैवर्ट लॉ की। अब बच्चों आगे का कॉन्सेप्ट देखिए कि यहाँ पर बायो-सैवर्ट लॉ में ये जो मैग्नेटिक फील्ड थी, ये मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं सिर्फ मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन कर रहा था। भाई यहाँ पर तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, हमें तो पता है कि मैग्नीट्यूड तो ठीक है, बट मैग्नेटिक फील्ड हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन से पहले हम इसका वेक्टर बायो-सैवर्ट लॉ देखते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ दी बायो-सैवर्ट लॉ। बच्चों वेक्टर फॉर्म को एक्सप्लेन करने के लिए जरा अगर मैग्नीट्यूड लिखें, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 आइडियल साइन थीटा अपॉन में r²। बच्चों एक बात आपको मैं मिस कर गया बताना कि ये जो साइन थीटा है या जो थीटा है, ये थीटा r वेक्टर और dl वेक्टर के बीच का है। मतलब यहाँ पर ये जो थीटा है ये r वेक्टर और dl वेक्टर के बीच का कंसीडर होगा। तो यहाँ से बच्चों, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर तुम इसमें देखोगे तो dl और r की वजह से थीटा आ रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए तो मैं एक यूनिट वेक्टर लगा दे रहा हूँ पोजीशन वेक्टर का। तो यहाँ से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और ये dl है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब सर बात ये है कि इसको लगाने से हुआ क्या, इसको लगाने से हुआ क्या, ये क्या चीज़ है? तो अगर क्लास 11th का पार्ट तुम याद करो तो कोई वेक्टर अगर a कैप दिया है तो उसको आप a वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ दी a लिख सकते हो। सिमिलरली बच्चों अगर आप r कैप का यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे r वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ दी r का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 आइडियल वेक्टर साइन थीटा, और यहाँ पे r कैप की जगह बच्चों r वेक्टर अपॉन में r मॉड का, अब देखो एक r नीचे आया होगा, यहाँ पे स्क्वायर था तो r मॉड का क्यूब हो गया। अब इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो तो मैंने अभी आपको वेक्टर प्रोडक्ट बताया था, मैंने बोला था a वेक्टर b वेक्टर ए बी साइन थीटा, a क्रॉस b को हम लोग क्या लिख सकते थे, ए बी साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ पर हम जो इसको लिख सकते हैं वो हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 डी एल क्रॉस आर वेक्टर, dl क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में r मॉड का होल क्यूब। ये हमारा आ जाएगा वेक्टर फॉर्म ऑफ दी बायो-सैवर्ट लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ दी बायो-सैवर्ट लॉ आपका ये है। अब बच्चों यहाँ पर तो क्यूब आ गया, अभी भी ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ही ओबे कर रहा है। यहाँ पर क्यूब इसलिए आया क्योंकि आर वेक्टर को जब तुम लिखोगे तो आर वेक्टर आर कैप इंटू आर मॉड हो जाएगा, एक आर से एक आर क्यूब में से कटेगा तो आर स्क्वायर बचेगा। तो जनरली ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ही ओबे कर रहा है। बट जब भी आप वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ लिखोगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर का मॉड का क्यूब होगा। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि सर यहाँ पे डी एल क्रॉस आर है। हाँ बच्चों यहाँ पर dl क्रॉस r है, इसको आप r क्रॉस dl नहीं लिख सकते क्योंकि आपको ये बात समझ में आ चुकी है। मैंने आपको शुरुआत में ही समझा दिया था कि a क्रॉस b वेक्टर इक्वल नहीं होता किसके, b क्रॉस a वेक्टर के। तो अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया कि r क्रॉस dl लिख दिया तो बच्चों वहाँ पे आपकी वैल्यू गलत हो जाएगी, तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। अब बच्चों ये जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट ना एक्चुअली म्यू नॉट की जो वैल्यू है वो होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, और इसको हम लोग परमेबिलिटी बोलते हैं। इसकी एसआई यूनिट हो गई बेटा टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं वेबर पर मीटर एम्पियर, वेबर पर
मीटर एम्पेयर। अब ये एसआई यूनिट बनी कैसे सर, ये वैल्यू क्या है, तो वैल्यू तो बेटा कांस्टेंट है, इसको तो तुम याद कर लो। एसआई यूनिट के लिए, अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट लगा लो, जब आप आगे पढ़ोगे इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड तो वहां पे आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, फोर्स इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। यहां से बच्चों अगर बी को सिंगल करूं तो एफ अपॉन आई एल साइन थीटा आ जाएगा। अब अगर जरा आप देखो तो ये जो फोर्स है बच्चों, फोर्स की एसआई यूनिट हो गई न्यूटन, करंट की एसआई यूनिट हो गई एम्पेयर, लेंथ की हो गई मीटर और साइन थीटा की कोई एसआई यूनिट नहीं होगी। तो यहाँ से ये जो एसआई यूनिट आई वो आई बेटा न्यूटन पर एम्पेयर मीटर, इसीलिए यहाँ पर न्यूटन पर एम्पेयर मीटर लिखा गया है। और न्यूटन पर एम्पेयर मीटर बी की वैल्यू है, तो अगर बी को यहाँ से म्यू नॉट को तुम यहाँ से सिंगल करोगे तो यहाँ से तो ये आ ही जाएगा, इसको आप इधर उधर कन्वर्जन कर सकते हो। कन्वर्जन चलो चेक कर लेते हैं, कन्वर्जन कर ही लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर लिखता हूँ, और यहाँ से मुझे पता है कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी या फिर म्यू नॉट की क्या होगी, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू ये हो गया बेटा डी बी, और यहाँ से आ गया इनटू में आर स्क्वायर अपॉन में आई डी एल। ये तो 4 पाई कॉन्स्टेंट ही है, 4 पाई से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, चाहो तो रहने दो वरना ऐसे ही रहने दो, आइडियल, और यहाँ लिख सकते हो साइन थीटा, साइन थीटा से भी मतलब नहीं है। अब ये जो बी है डी बी, इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है टेस्ला। टेस्ला का मतलब हो गया बेटा, टेस्ला का क्या मतलब हो गया, टेस्ला का मतलब हो गया न्यूटन पर एम्पेयर मीटर। अभी निकाला था ना हम लोगों ने, अभी जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे बताया न्यूटन पर एम्पेयर मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं टेस्ला। डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल टी से। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर इसकी एसआई यूनिट हो गई टेस्ला, ये हो गया बेटा मीटर स्क्वायर अपॉन में आई एम्पेयर हो गया, डीएल भी तो एक लेंथ ही है तो इसकी एसआई यूनिट हो गई मीटर, मीटर से ये स्क्वायर कटेगा तो आ जाएगा बेटा टेस्ला मीटर एम्पेयर इनवर्स। टेस्ला मीटर एम्पेयर इनवर्स इज द एसआई यूनिट ऑफ म्यू नॉट। 4 पाई एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, 4 पाई कैसा है बेटा, कांस्टेंट है, तो इसकी तो कोई एसआई यूनिट होने वाली नहीं है। तो म्यू नॉट की जो एसआई यूनिट मिल गई, म्यू नॉट की जो एसआई यूनिट मिल गई दैट इज टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, जिसको आप एम्पेयर इनवर्स भी लिख सकते हो। क्लियर है। इसको बेटा हम लोग टेस्ला को हम लोग वेबर पर मीटर एम्पेयर बोल सकते हैं, तो यहाँ पे भी जनरली क्या होगा, वेबर पर मीटर एम्पेयर, ये आप लिख सकते हो यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू। क्लियर है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, हमें डायरेक्शन चाहिए होती है तो हम डीएल क्रॉस आर को करते हैं। किसको करते हैं, डीएल क्रॉस आर। इसके लिए बेटा राइट हैंड रूल या स्क्रू रूल लगा सकते हो, स्विमिंग रूल लगा सकते हो, बहुत सारे रूल्स हैं, बट अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि कैसे डायरेक्शन निकाली जाती है। ये बात आपको समझाया जा चुका है कि डॉट आपको किसके लिए रिप्रेजेंट करना है, जब आउटवर्ड होगा। बच्चों क्रॉस आपको कब रिप्रेजेंट करना है, जब इनवर्ड होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ये समझिए। अब बच्चों अगर मान लो करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर ऐसे जा रही है, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ जा रही है, साउथ टू नॉर्थ जा रही है, तो आप क्या करो, अपने राइट हैंड को लो और राइट हैंड को लेके उसके थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, और थंब को करंट की डायरेक्शन में रखने पर फिंगर को करो कर्ल। तो जब फिंगर आप कर्ल करोगे तो आपकी फिंगर के द्वारा जो मोशन होगा वो एक एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है आपको। कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। एंटी क्लॉकवाइज आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली अगर करंट की डायरेक्शन मान लो बच्चों नॉर्थ टू साउथ है, करंट की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, तो थंब को आप करोगे करंट की डायरेक्शन में, फिंगर कर्ल करोगे, तो उस समय यहाँ पर जो आपको मिलेगा डायरेक्शन दैट इज क्लॉकवाइज, और ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। अब अगर मैं किसी प्लेन पर देखना चाहता हूं तो बेटा अगर मान लो आई करंट यहां से जा रहा है, आपसे मैंने इस प्लेन पर इस पी पॉइंट पर पूछ लिया और मैंने इस क्यू पॉइंट पर पूछ लिया, दोनों पर डायरेक्शन देखनी है। राइट हैंड का थंब यहाँ करेंगे करंट की डायरेक्शन में, फिंगर को कर्ल करेंगे, तो जब टैप करोगे तो ये तुम्हारा अंदर जाता हुआ है तो आप यहाँ क्रॉस से डिनोट कर दोगे, और जब इसी को ऐसे घुमा के लेके आओगे तो क्यू पर ये टैप हो रहा है आउटवर्ड साइड, तो आप यहाँ पे डॉट से डिनोट करोगे, यहाँ पे आउटवर्ड लिख दोगे, यहाँ पर इनवर्ड लिख दोगे। तो ऐसे बच्चों हम
यूज कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड कर्ल रूल भी बोलते हैं, और इससे आप करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हो। अच्छा, सपोज दैट कि अगर आपका करंट क्रॉस में दे दिया हो और आपसे बोला हो इस P पॉइंट पे मुझे बताइए या इस Q पॉइंट पे मुझे बताइए, तो बेटा क्रॉस में दे दिया तो थंब को आपको क्रॉस में करना है, क्रॉस का मतलब इनवर्ड होता है, तो जब आप क्रॉस में करोगे और Q पर आप ऐसे टैप करोगे तो ये बेटा आपको राइट साइड में दिख जाएगा, और P पॉइंट पर जब आप लेकर के आओगे तो ये आपको किधर दिख जाएगा, लेफ्ट साइड में दिख जाएगा। इस तरीके से बच्चों आप अलग अलग तरीके से आप डायरेक्शन बता सकते हो अलग अलग क्वेश्चंस के। क्लियर है? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप रिवाइज करिए, एनसीईआरटी से पढ़िए, रीड करिए, अदर बुक्स हैं आपके पास तो आप उससे भी रीड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।